प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड विश्व का इतिहास 15वीं शताब्दी से 1945 ईस्वी तक इकाई 1 सामंतवाद का उत्थान एवं पतन के अंतर्गत सामंतवाद का अर्थ एवं सामंतवाद का उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। सामंतवाद का अर्थ, सामंत तंत्र अथवा सामंतवाद, जिसे अंग्रेजी भाषा में फ्यूडलिज्म कहा जाता है, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास की एक प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि उस युग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं इसी सामंत तंत्र के आधार पर टिकी हुई थी। इतिहासकार विल्डूरा के शब्दों में, इतिहास की अधिकांश आर्थिक और सामाजिक रचनाओं के समान सामंत तंत्र भी स्थान, समय और मानव स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुकूल था। आज हमें यह प्रथा भले ही अनुचित लगे, परंतु अपने आरंभिक काल में सामंत प्रथा न्याय संगत एवं उचित होने के साथ साथ कल्याणकारी भी रही थी। प्लेट एवं डमंड के अनुसार जिस जमीन या स्वत्व पर अपने से ऊपर की किसी शक्ति को शुल्क देना पड़ता है, वह क्षेत्र फ्यूड कहलाता है। ऐसे एक या अनेक क्षेत्रों का मालिक फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। फ्यूडल लॉर्ड के लिए हिंदी में सामान्यतः सामंत शब्द और उनकी परंपरा या प्रणाली के लिए सामंत तंत्र शब्द का प्रचलन हुआ है। सामंतवाद का उदय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सामंत तंत्र का जन्म किसी शासक की आज्ञा अथवा कुछ व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास की उपज नहीं था। इसकी उत्पत्ति अपने आप स्वाभाविक रूप से हुई थी। 5वीं सदी के आरंभ में जब रोमन साम्राज्य खंड खंड होकर लड़खड़ाने लग गया, तो संपूर्ण यूरोप अराजकता एवं अव्यवस्था में डूब गया। रोमन साम्राज्य को पूर्व और उत्तर की दिशाओं से बर्बर लुटेरे समूहों ने रौंद डाला। ये बर्बर लोग भारत यूरोपीय मूल की भाषाएं बोलने वाले बहुत से जर्मन कबीले थे, जो रोमन साम्राज्य की सीमा से दूर उत्तर सागर से कृष्ण सागर तक के क्षेत्र में घूमते फिरते थे। ये जर्मन लोग ट्यूटन या गोथ नाम से भी पुकारे जाते थे। इन जर्मन कबीलों पर हुणों ने धावा बोला था। हुण लोग मध्य एशिया के यायावर घुड़सवार थे। चीन के हान वंशी शासकों ने हुणों को मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस प्रकार चीनी लोगों ने हुणों को खदेड़ा, हुणों ने जर्मन कबीलों को खदेड़ा और जर्मन लोग भागकर रोमन साम्राज्य में घुसने लगे। इसलिए कई विद्वान यह कहते हैं कि जर्मन लोगों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था, अपितु वे आश्रय की तलाश में रोमन साम्राज्य में घुस आए थे। 4वीं शताब्दी के अंतिम काल में लगभग 2 लाख जर्मनों ने डैन्यूब नदी को पार कर रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया। रोमन सम्राट ने उन्हें हुणों से सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया, परंतु यह शर्त भी रखी थी कि उन लोगों को रोमन सैनिक बनकर लड़ना पड़ेगा। परंतु कुछ दिनों बाद ही रोमन अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार
से पीड़ित होकर जर्मन लोगों ने विद्रोह कर दिया और 378 ईस्वी में एड्रियानोपल के युद्ध में रोमनों को बुरी तरह से पराजित किया। युद्ध में प्राप्त सफलता से जर्मनों का उत्साह बढ़ गया और वे रोमन साम्राज्य पर टूट पड़े। 410 ईस्वी में रोम पर भी उनका अधिकार हो गया। रोम से जर्मनों ने दक्षिणी फ्रांस और स्पेन पर धावा मारना शुरू किया और इन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। विसिगोतों के अलावा अन्य जर्मन कबीलों ने भी रोमन साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कायम कर लिया। ये जर्मन कबीले आपस में भी लड़ते रहते थे। उदाहरणार्थ स्पेन में वांडाल विसिगोतों से लड़ रहे थे और 455 ईस्वी में वाडोलोन ने भी रोम को लूटा था। 476 ईस्वी में एक अन्य जर्मन सेनापति ओडोआचार ने अंतिम रोमन सम्राट को सिंहासन से हटाकर स्वयं रोम का शासक बन बैठा। 500 ईस्वी के आसपास पूर्वी गोथों के नेता थियोडोरिक ने ओडोआचार को मारकर रोम के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। 578 ईस्वी में एक अन्य जर्मन कबीले लोम्बार्ड ने उत्तरी इटली पर आक्रमण कर उस क्षेत्र को जीत लिया। 9वीं और 10वीं शताब्दियों में स्कैंडिनेविया में रहने वाली अर्ध सभ्य जर्मन जातियों ने यूरोप के कई भागों पर आक्रमण किए। उन्हें नॉर्थमैन के नाम से पुकारा जाता था। इन लोगों ने इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस के नॉर्मन प्रदेश, रूस, दक्षिणी इटली, सिसिली, फिनलैंड आदि अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य स्थापित किए। ईसाई धर्म स्वीकार करने के पूर्व नॉर्थमैन पाशविक युद्धों और स्त्रियों तथा बच्चों को मारने में गौरव का अनुभव करते थे। उनकी लूट खसोट तथा तोड़ फोड़ से रोम की सांस्कृतिक उन्नति को गहरा आघात पहुंचा। रोम साम्राज्य में आने वाली सभी जर्मन जातियों में सबसे अधिक प्रगतिशील फ्रैंक लोग थे, जिन्होंने अपने नेता क्लोविस के नेतृत्व में संपूर्ण गाल पर अधिकार जमा लिया। क्लोविस के उत्तराधिकारी कमजोर निकले और राजभवन के प्रधान अधिकारी पोपिन ने राज सत्ता हथिया ली। पेपिन का पुत्र सालमैन बड़ा प्रतापी शासक हुआ। उसने 768 ईस्वी से 814 ईस्वी तक शासन किया। उसका विशाल साम्राज्य उत्तरी सागर से इटली के मध्य तक और अंध महासागर से एल्ब नदी तक फैला हुआ था। चूंकि इस विशाल साम्राज्य पर एक व्यक्ति अकेला शासन नहीं कर सकता था, अतः सालमैन ने अपने युद्ध अभियानों में सहायता देने वालों को बड़े बड़े भूमिखंड दिए जिन पर उन्हें शासन करना था। इन भूमिखंडों को काउंटी, डच्ची और मार्क्स कहा जाता था। इनके शासकों को क्रमशः काउंट, ड्यूक तथा मार्किवस कहा जाने लगा। इस प्रथा के कारण लोगों के पास बड़ी बड़ी भू संपत्तियां बन गई और किसान अपने भूमि स्वामित्व से वंचित हो गए। सालमैन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में एकता न रही और उसका विशाल साम्राज्य 3 प्रमुख राज्यों जर्मनी, फ्रांस और इटली में विभाजित हो गया। इसी समय इन राज्यों पर बंजारे, स्लाव लोगों, स्पेन के मूर लोगों और उत्तरवासियों के आक्रमण शुरू हो गए, जिससे पुनः अव्यवस्था फैल गई। राजाओं को अपने राज्यों पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। सामंतों के बीच आपसी लड़ाइयाँ बढ़ गई और बाहरी आक्रमणों ने लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया। इस संदर्भ में H.G. वेल्स ने लिखा है कि उस समय के संसार के हालात की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। फ्रांस, स्पेन, इटली और बाल्कन क्षेत्र में पहले के साम्राज्य में जो बड़े बड़े समृद्ध नगर थे अब उजड़ चुके थे। बर्बर सरदारों ने अधिकांश यूरोप को पदानुक्रांत
करके अपने आप को भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अधिपति बना लिया था। 9वीं सदी तक पश्चिमी यूरोप में कोई केंद्रीय सत्ता न थी। सारा पश्चिमी यूरोप असंख्य स्थानीय शासकों के अधिकार में था। सामान्यतः लोगों का जीवन असुरक्षित था और सभी देशों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। ऐसी स्थिति में सहयोग एवं संघ की एक पद्धति का विकास हुआ जो सामंत तंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इतिहासकार मैगलिस एपिल का मत है कि इस प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ और यहीं वह अपनी चरम सीमा पर पहुंची। फ्रांस के बाद यह प्रथा यूरोप के अन्य देशों में भी प्रचलित हुई। वैसे इस प्रथा का आरंभ 5वीं सदी में ही हो गया था, परंतु 9वीं सदी से 11वीं सदी तक यह विशेष प्रभावशाली रही। इंग्लैंड और रूस में इसका चरमोत्कर्ष 13वीं सदी रहा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने सामंतवाद का अर्थ, सामंतवाद का उदय के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।